Good afternoon, my respected teachers. I am Sanjay Kumar. I am in MSc Chemistry first sem. My seminar topic is photoelectric effect and photoionization process. आज हम डिस्कस कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आयोनाइजेशन प्रोसेस के बारे में। तो हम आज देखेंगे कि इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम देखेंगे डेफिनेशन, देखेंगे उसका, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन देखेंगे, इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड आयोनाइजेशन प्रोसेस को देखेंगे। तो सबसे प्रथम हम डेफिनेशन में देखेंगे, थोड़ा सा इंट्रो भी देखेंगे। इंट्रो में मैं बताऊंगा कि जैसे सन 1905 में आइंस्टीन नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सहायता से फोटो इलेक्ट्रॉन का जो अस्तित्व है उसको सिद्ध किया था। ठीक है, तो हम सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेन पॉइंट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इसी के बेस पे उन्होंने समझाया था कि फोटो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है या फोटो इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व क्या होता है। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन देखेंगे हम। तो जब किसी उपयुक्त आवृत्ति की विकिरण या फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन होती है मेटल एटम की सतह पे पड़ती है, मेटल एटम पे पड़ती है, तो तो अधातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इस फिनोमेना को ही हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जैसे मैं दिखाऊंगा आपको, इसमें बता रहा हूँ। ये हमारा कोई मेटल एटम है या धातु की प्लेट है, धात्विक प्लेट है। ठीक है, मेटल प्लेट है, तो ये मेटल प्लेट है। अब हम इस पर कोई उपयुक्त आवृत्ति की जो विकिरण डालेंगे, रेडिएशंस, दैट मीन्स एक्सरे किरण मान लीजिए। ठीक है, एक्सरे किरण डालेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, धातु की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे, उपयुक्त आवृत्ति की जब विकिरण पड़ेगी तो इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में बाहर निकलेंगे। ये फोटो इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सरे विकिरण है, ये अपना धात्विक प्लेट है। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो अभी और इनमें जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, और इसमें मेन है कि जैसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है, इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, इनकी एनर्जी की कितनी होती है, धात्विक सतह पर आपतित होने वाले विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। मतलब धात्विक सतह पर जो इनकी जो एनर्जी कितनी होती है, 1/2 MV²। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होती है कि समानुपाती होती है किसके, आवृत्ति न्यू के। मतलब एक्सरे किरण या फिर जो विकिरण है उसकी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, उसके समान अनुपात में होती है। ठीक है, समान अनुपात में होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ लॉस हैं, जिसके आधार पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में निकलने वाले जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है, वो किसके समानुपाती, आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। इंटेंसिटी आई के समानुपाती होती है। और इनका जो वेग होता है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, न्यू जीरो पर निर्भर करता है। प्रकाश की आवृत्ति क्या है, यहाँ पर न्यू है, प्रकाश की आवृत्ति न्यू पे निर्भर करता है। तो प्रकाश के विकिरण की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ता है। मतलब कि प्रकाश के विकिरण की जो आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है, न्यू। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, फोटो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो बढ़ेगा। वेग है वो बढ़ेगा। अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस।
इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, तो सभी आवृत्ति की जो विकिरणें हैं वो प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं कर सकती हैं। इस बात को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अच्छी तरह से जानते हैं कि सभी आवृत्ति की जो विकिरणें हैं वो प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं कर सकती हैं। एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक ऊर्जा वाली विकिरणें ही फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सकती हैं। मतलब कि हम कोई भी धात्विक मेटल एटम है, कोई भी मेटल एटम है, ठीक है, इस पर कोई भी प्रकाश पड़ेगा तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो सकता। इसकी जो आवृत्ति है, ये जो किरण की जो एनर्जी है, एक्सरे किरण की जो एनर्जी है, वो देयर सोल्ड एनर्जी मतलब देहली आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, उससे अधिक होनी चाहिए। देहरी आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए या फिर उससे अधिक होनी चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन धात्विक मेटल एटम से नहीं होगा। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? देहली ऊर्जा। इस हिसाब से मतलब जितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा उसको देहली आवृत्ति कहेंगे। तो इस प्रकार मतलब जितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए उसको हम देहली आवृत्ति बोलेंगे या फिर कार्यफलन कहेंगे, जिसे हम क्या से दिखाएंगे? न्यू जीरो से दर्शाएंगे, न्यू जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, एच न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार यह हम निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऊर्जा को ले जाने वाले एक स्थानीय प्रक्षेप के साथ टक्कर वाले इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है, अर्थात कैरिंग एनर्जी पर निर्भर करता है। कैरिंग एनर्जी यहाँ पर क्या होती है? कैरिंग एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कैरिंग एनर्जी ऑफ लाइट माइनस देयर सोल्ड एनर्जी। कैरिंग एनर्जी ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लाइट एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी (50). अर्थात इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऊर्जा को ले जाने वाले एक स्थानीय प्रक्षेप के साथ टक्कर वाले इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है, अर्थात कैरिंग एनर्जी पर निर्भर करता है। जो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो कैरिंग एनर्जी है उस पर निर्भर करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तो इसमें देखेंगे, माना कि हम इसमें क्या लेते हैं, हम आवृत्ति प्रकाश की आवृत्ति क्या लेते हैं, यहाँ पर न्यू लेते हैं, प्रकाश की आवृत्ति न्यू लेते हैं और मेटल एटम की देहली आवृत्ति क्या लेते हैं, मेटल एटम की देहली आवृत्ति हम यहाँ पर लेते हैं एच न्यू जीरो। ठीक है, तो आपतित प्रकाश की और कुल ऊर्जा हमारे पास कितनी है? टोटल रेडिएशन एच न्यू, इसमें से एच न्यू जीरो को ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए होगा, मतलब एच न्यू जीरो की जो ऊर्जा, ये एच न्यू जो होगी इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन के लिए होगा, मतलब देहली आवृत्ति जो होगी इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए होगी, और बाकी जो शेष इलेक्ट्रॉन होगा वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा के रूप में हो जाएगा। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा, किसके रूप में? 1/2mv² के रूप में। ये फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी, ये काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। यहाँ पर टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन देखेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू देयर सोल्ड एनर्जी
देयर एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एनर्जी हमारी कितना है, एच न्यू और देहली ऊर्जा एच न्यू 0 प्लस 1/2 mv², एक काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। देयर सोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो एच न्यू हमारा टोटल एनर्जी है, जिसमें एच न्यू 0 एच न्यू 0 देहली आवृत्ति है एवं 1/2 mv² ये अपना काइनेटिक एनर्जी है। तो हम यहाँ पर जब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1/2 mv²। 1/2 mv² कितना निकाले हम लोग, ये रही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर न्यू यहाँ पर हमारा क्या है, इंसिडेंट लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, ये नी जीरो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। यूँ यहाँ पर एच न्यू 0 यहाँ पर क्या है, देयर सोल्ड एनर्जी है यहाँ पर, और वी वेग है, वेलोसिटी, और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब इसको और क्लियर करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्लांक विकिरण नियम से समझाया जा सकता है, जिस पे स्पष्ट हो जाएगा कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो तरंग के साथ साथ कण की भी होती है, कणिका की भी होती है। अतः प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, दोहरी प्रकृति होती है। मतलब प्रकाश तरंग एवं कणिका दोनों के समान व्यवहार कर सकता है, दोनों व्यवहार होता है, इनके पास दोनों नेचर होता है। प्रकाश एवं तरंग दोनों के समान हो सकती है। इसको हम किससे समझते हैं, प्लांक विकिरण नियम की सहायता से समझाया जा सकता है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है फोटो आयनाइजेशन प्रोसेस। इसमें हम देखेंगे कि जब मोनोएनर्जेटिक फोटॉन का एक बीम एक्सरे किरण परमाणु पर पड़ता है तो एक इलेक्ट्रॉन खो देता है। ठीक है, जैसे कि ये मेटल है, ठीक है, मेटल पे जब हम कोई एनर्जी डालेंगे, टोटल एच न्यू, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, फोटॉन विकिरण कोई भी टोटल एनर्जी है, जब मेटल पे पड़ती है तो मेटल आयनित हो जाता है, प्लस चार्ज। मतलब देहली आवृत्ति जितना एनर्जी उस पर पड़ेगा तो मेटल पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर मेटल जो है आंतरिक ऊर्जा के साथ परिणामी आयन है। मतलब जब ये मेटल एटम पे जो रेडिएशन पड़ता है, इसके बाद जो चार्ज आता है वो यहाँ पर है, ये मेटल एटम प्लस चार्ज है, ये है अपना परिणामी आयन है, और ये माइनस है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्पाद है, या फोटो इलेक्ट्रॉन है कह सकते हैं।
ई बराबर जीरो। अगर ई का मान यहाँ पर जीरो होता है तो यहाँ इसका मतलब होगा कि आयन कहाँ ग्राउंड स्टेट में बना है। में बनता है। जैसे इसको हम फिगर के रूप में देखेंगे, फिगर के रूप में देखेंगे तो कोई मेटल एटम, यहाँ कोई मेटल एटम है, ठीक है, कोई मेटल एटम है जिस पे रेडिएशन पड़ रही है, जिसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू है, ठीक है, फोटान के रूप में पड़ रही है, मान लीजिए फोटान के रूप में पड़ रही है। तो मेटल पे पड़ेगी तो एक देहली आवृत्ति या उससे अधिक एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से उत्सर्जित होगा और मेटल पे क्या प्लस चार्ज आएगा। तो मेटल थोड़ा सा खिसक के यहाँ आ जाएगा और ये मेटल पे आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यह अपना फोटो आयन है, परिणामी आयन की चीज को बोलेंगे, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर निकल जाएगा, ये फोटो इलेक्ट्रॉन होगा, ये फोटो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। मतलब धातु पे जब मेटल एटम पे जब रेडिएशन पड़ता है तो रेडिएशन की एनर्जी इतनी होती है, मतलब एक्सरे किरण की एनर्जी इतनी होती है कि यहाँ से मेटल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और मेटल पे प्लस चार्ज आयन जनरेट हो जाता है। यह क्रिया फोटो आयनाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। तो हम फोटो आयनाइजेशन प्रोसेस में देखेंगे कि एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना करीब होगा, मतलब ये जो न्यूक्लियस है इसमें इलेक्ट्रॉन जो सेल्स हैं इसमें, मान लीजिए ये जैसे दिखा रहा हूँ, ये है न्यूक्लियस, ये जो सेल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, KLMN, ठीक है। तो जो सेल्स हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन जितना नज़दीक, मतलब नाभिक के जितने करीब होगा, ये नाभिक है, नाभिक से मतलब पास वाले जो सेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और इधर जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको निकालने के लिए इस नाभिक के नज़दीक इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम एनर्जी लगेगी। अर्थात मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना करीब रहेगा उसको निकालने के लिए उतना ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो एक्सरे बीम की एनर्जी इतनी रेंज में होती है कि मेटल या एटम से एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कार्बन, जैसे यहाँ कार्बन एटम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p2 2p2, ठीक है। तो 2p2, तो ये इलेक्ट्रॉन है 2p इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की ओर है, ठीक है। नाभिक में कहाँ है 2p इलेक्ट्रॉन, बाहर सेल में है, इन कंपेयर टू किसके 1s2 और 2s2 की तुलना में थोड़ा सा बाहर है, 2p कक्षक बाहर है, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2p से पहले निकलेंगे, इसके बाद 2s से निकलेंगे, इसके बाद 1s से निकलेंगे। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के जो निकलने का क्रम होगा वो होगा 2p 2s और 1s। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का क्रम निकलना, इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से। यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी की, जो हम फोटान की ऊर्जा से मापा जा सकता है और प्रतिस्थापित किया जाता है, तो उस लेवल की एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गया था, मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स EB, ठीक है, उतनी ऊर्जा वापस से प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात क्या होगा, EB जो बाइंडिंग एनर्जी है, इसमें एचन्यू में हम जब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को जब घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर देहली आवृत्ति प्राप्त हो जाएगी, जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, मतलब जिससे बाहर निकाला गया था, जितनी ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गया था। यहाँ पर EB क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये इस प्रकार स्पेक्ट्रोमीटर से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का अध्ययन
अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन के निकालने के प्रोसेस और इसी ऊर्जा की माप को फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। ओके मैम।